Hello, all the students of ninth. Since 3 to 4 days, we are studying life process in living organisms, and many of the life processes are there. Of them, few of the life processes we have studied in earlier lectures, and today we are going to study the another life process in human beings, that is excretion. Excretion. इसका पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। व्हाट इज एक्सक्रीशन। थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन या फिर हम पहले ये लेंगे कलेक्शन, सेपरेशन and elimination of unwanted nitrogenous substances. Nitrogenous substances outside the body. Is called as excretion. आपको ये डेफिनेशन लंबा लग रहा है, मगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अभी आपको इस तरफ ध्यान देना है कि हमारे बॉडी के लिए नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नहीं चाहिए। वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है, टॉक्सिक है, और वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है उसको हम सिंपली एक्सक्रीशन बोलते हैं। मगर स्टेप वाइज डेफिनेशन आप इसका अगर बनाते हो तो जितने अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बॉडी में हमारे हैं उसका पहले कलेक्शन करना चाहिए, बाद में उसको सेपरेट करना चाहिए, सेपरेशन करना चाहिए, फिर बॉडी के बाहर निकालना चाहिए, इलिमिनेशन करना चाहिए। कौन से सब्सटेंसेस? अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन बनाया है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड इलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी is called as excretion. This is what it is, the definition of excretion. बहुत बार आपको definition पूछी जाती है, what is excretion. अभी इस चैप्टर का हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइज करना चाहता हूँ, ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक्सक्रीशन, ये चैप्टर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर का एक्सक्रीशन कैसा होता है, ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस चैप्टर के जितने भी 1 by 1 वीडियोस आ जाएंगे,
उसको आपको क्या करना है, सिक्वेंशियली सीरियली सभी वीडियोस देखना है। अगर इसके अंदर के एक या दोनों भी वीडियो अगर मिस करते हो तो फिर ये चैप्टर अंडरस्टैंड होने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको सभी जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं इसके चैप्टर के सब वीडियो सीरियली आपको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं ये आपको एडवाइस दिया है मैंने। यहाँ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस ये कंसेप्ट क्या है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ nitrogenous waste substances, various types of nitrogenous substances used to synthesize or are used to produce in the body of different living organisms, in the body of different living organisms. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, दूसरा यूरिक और यूरिया है, तीसरा यूरिक एसिड है, 4 नंबर पे क्रिएटानाइन है, 5 नंबर पे ग्वानाइन है। ये इतने अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट आपको यहाँ पे माइंड में सेट करना है। विच आर द अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटानाइन एंड ग्वानाइन। ये सभी के सभी नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जहरीले है, पॉइजनस है। और इसलिए जब भी हमारे बॉडी में ये ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस तैयार हो जाते हैं तो टाइमली इनको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना, निकाल के फेंकना हमारे लिए हेल्दी बन सकता है। नहीं तो फिर ये हमारे बॉडी के अंदर एक भी नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है तो हमको इससे टॉक्सिसिटी हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, एंड इवन इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। ओके, तो ये इतने नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस आपको याद में रखना है। तो ये हमारे बॉडी में इतने टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस तैयार होते कैसे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। देयर आर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देयर आर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी। ओके, and during these metabolic activities different types of nitrogenous waste substances are synthesized in the body। तो which are these metabolic activities, कौन से है फिर ये? जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये 2-3 मेटाबॉलिज्म के मैंने एग्जांपल्स दिया है। ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हमारे सेल के अंदर रहते हैं और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के टाइम पे उसके दरमियान
हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस, वेस्ट मटेरियल बोल के तैयार हो जाते हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी से बाहर इलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको इससे डिसीज और डेथ दोनों भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये दूसरा इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हो गया। हमारे बॉडी में ये एक्सक्रीशन करने का जो प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए एक सिस्टम बनी हुई है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम तो आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, मगर यहां पे मैं आपको एट अ ग्लांस ब्रीफ में बताता हूं। द सिस्टम which is made up of excretory organs, for example skin, नहीं तो हम पहले उसके लेंगे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब पार्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के हमारे ये स्ट्रक्चर में हम देखने ही वाले हैं। और दूसरा एक ब्रैकेट में पार्ट लिख रहा हूं हमारी बॉडी का, ये पार्ट है स्किन। और लीवर भी हमारा एक्सक्रीशन का फंक्शन करता है। तो ये सिस्टम एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बनी हुई है, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है कि जितने भी अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है उसको बाहर एलिमिनेट करना, बाहर फेंक देना, इसका ये मेन फंक्शन होता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में हम नेक्स्ट लेक्चर में तो पढ़ेंगे। ये इसका नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इस चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है ये बता रहा हूं। अभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो वर्ड इस्तेमाल किया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर, या हमारे ऑर्गन्स हो गए, स्किन है, लीवर है। ऐसे ही सेम ऑर्गन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं रहते। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप्स में रहते हैं। तो इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स are different in different living organisms. For example, अभी किसी के बॉडी में किडनी एक्सक्रीशन का काम करता है। किडनी कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी में स्किन द्वारा एक्सक्रीशन होता है। कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि बॉडी सरफेस से भी एक्सक्रीशन करते हैं, वो बॉडी सरफेस। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक्सक्रीशन जो वो प्रोटोनेफ्रिडिया से करते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं एक्सक्रीशन के लिए उनके बॉडी के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स रहते हैं, हरित ग्रंथि बोलते हैं इसको। मतलब
सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो हो रही है सेम एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होती है ऐसा नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रहते हैं। ओके, ये इजी है, बहुत ही आसान है। अभी और एक चैप्टर है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसके अंदर ये आपको प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स क्या है, आपको ये और दोबारा आने ही वाला है। मगर इतना यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रोटोनेफ्रिडिया ये किडनी के जैसे ऑर्गन्स है। प्रोटोनेफ्रिडिया किडनी के जगह पे ऑर्गन है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है। हरित ग्रंथि ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है। तो देखेंगे इसके आगे के पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आर इंटरलिंक्ड प्रोसेस। मतलब एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर कुछ लिंक है, ये दूसरों से ये रिलेटेड है दोनों प्रोसेस। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखा है, बाद में हम ऑस्मोरेगुलेशन क्या है देखेंगे। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? The balance of salts and water in the body is called as osmoregulation। आपको ये इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, इसलिए आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स है और वाटर है, इनका परसेंटेज, इनका प्रोपोर्शन जो है बैलेंस करना, इसको बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में सॉल्ट और वाटर दोनों भी बैलेंस्ड कंडीशन में है तो आपके बॉडी के अंदर का एक्सक्रीशन भी बैलेंस्ड रहेगा। ये बैलेंस्ड है तो ये बैलेंस्ड रहेगा, ये बैलेंस्ड है तो ये बैलेंस्ड रहेगा। इसलिए ये दोनों भी प्रोसेस जो है इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। जैसे कि आपके बॉडी में जितने भी अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस तैयार हो रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, गुआनाइन, इनको बॉडी के बाहर निकालने का एक ही मात्र जरिया आपके पास है और वो है पानी, वाटर। आपके बॉडी में पानी कितना आप अंदर डालते हो और जितना ज्यादा पानी मेंटेन करते हो उतना आपका एक्सक्रीशन बढ़िया रहेगा। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं यार प्यास लग गई है तो भी आधे घंटे में पानी पीना, थोड़ी देर में पानी पीना, आप ऐसा बहुत बार करते हो, मगर ये अच्छी बात नहीं। आपकी बॉडी जो है, बॉडी आपको इंडिकेशन देती है कि भाई पानी पिला दो मुझे थोड़ा, तो आप इधर उधर देखते हैं या फिर आप थोड़ा लेजीनेस दिखाते हो, पानी पीने, उठ के जाना, पानी लेकर आना, पीना, थोड़ा आपको लेजीनेस फील होता है, मगर ये अच्छी बात नहीं है। आपके बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सबके सब जितने भी प्रोसेस है, सबके सब आपको टाइमली इंडिकेट करते रहते हैं। टाइमली इंडिकेट मतलब आपको अलार्म बजा के दिखाते हैं कि भूख लग गई है,
अंदर से अलार्म बजता है कि भूख लग गई है, खाना खा लो, प्यास लग गई है, पानी पी लो। ये जो अंदर से आपको एक मैसेज मिलता है, हेडेक हो रहा है, अंदर से मैसेज, स्टमक एक हो रहा है, अंदर से मैसेज मिलता है। ये बॉडी जो है अपने आप काम करते रहती है और टाइमली आपको ये मैसेजेस देती रहती है कि ये बॉडी में ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। इसको आपके तरफ मैसेज भेजने का काम हमारी बॉडी करती है। और आप अगर पानी ज़्यादा नहीं डालते हो अपने बॉडी में तो आपके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस हो जाएंगे। इसलिए आपके बॉडी के अंदर के सॉल्ट्स और वाटर यानी ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस अगर बैलेंस्ड मेंटेन्ड है तो एक्सक्रीशन यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। एक्सक्रीशन की प्रोसेस आसान हो जाएगी जो पर्सन ऑस्मोरेगुलेशन की तरफ ध्यान देता है, वो पर्सन को एक्सक्रीशन का प्रॉब्लम नहीं होता। पानी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि डिहाइड्रेशन होना, लिप्स के ऊपर क्रैक्स जाना, बॉडी के अंदर थकावट सी महसूस होना, ताकत कमजोरी बढ़ना, ताकत कम होना, कमजोरी बढ़ना, ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ऑस्मोरेगुलेशन हमारे बॉडी के अंदर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ताकि एक्सक्रीशन को ये मदद करे। ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस कैसे तैयार होते, उसका साइड इफेक्ट क्या है, बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के रिलेशंस कौन से प्रोसेस से है, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। अभी हम जाएंगे चैप्टर शुरू करने जाएंगे। हमारा यहाँ से चैप्टर बिगिन होता है। इसके अंदर का पहला आर्टिकल ले रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, कितने टाइप्स के एक्सक्रीशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है वो देखेंगे। तो यहां पे पहला टाइप है अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म, दूसरा है यूरियोटेलिज्म, तीसरा है यूरिकोटेलिज्म, 4 नंबर पे है ग्वानोटेलिज्म। ग्वानोटेलिज्म, इसके नाम कैसे बन गए देखो, इसके अंदर अमोनिया है, अमोनोटेलिज्म, इसके अंदर यूरिया है, यूरियोटेलिज्म, इसके अंदर है यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिज्म, इसके अंदर ग्वानाइन है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्वानोटेलिज्म। मतलब इसका ये स्टेटमेंट बन जाता है, on the basis of name of the nitrogenous waste substance there are 4 types of excretions in living organisms, that is ammoniotalism, uriotalism, uricotelism and guanotelism। ये 4 टाइप्स आपको 1 by 1 देखना है। तो चलिए देखते हैं अमोनोटेलिज्म की प्रोसेस क्या होती है। व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन अमोनोटेलिज्म दैट वी हैव टू स्टडी। तो यहाँ पे पहला एक कॉन्सेप्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक जो डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की, बेसिक जो मैंने डेफिनेशन पहली बनाया था, collection, separation and elimination of unwanted nitrogenous substances
आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन आपको पहले परफेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन परफेक्ट आ जाती है वो सभी के सभी डेफिनेशंस आसानी से कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला डेफिनेशन आपको कंपोज करके दिखाऊंगा, व्हाट इज अ मोनोटेलिज्म। सेम डेफिनेशन है, मैं सिर्फ इसके अंदर क्या करने वाला हूं, इसके अंदर मैं सिर्फ अमोनिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस ऐड करने वाला हूं। डेफिनेशन विल बी द सेम, डेफिनेशन will be the constant, but only few words, few changes will be there, only few changes. तो first definition यहाँ पे मैं बनाऊंगा, the process of वही definition है, collection, separation and elimination of unwanted nitrogenous substance or substances, unwanted nitrogenous substances। ये तो डेफिनेशन सेम ही बनाया मैंने, अभी इसके आगे थोड़ा फर्क, सिर्फ मैं फर्क करने वाला हूं। substances in the form of ammonia, मैंने अमोनिया का नाम एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस इसके अंदर पहले वाले डेफिनेशन के अंदर ही ऐड किया है। अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप ये कर सकते हो अमोनोटेलिज्म इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। डेफिनेशन इज सेम। तो नया मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया, इतना ही ऐड किया है। ये अमोनोटेलिज्म की डेफिनेशन बन गई। वैसा आप ये सेम डेफिनेशन हर जगह पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यूरियोटेलिज्म की डेफिनेशन बनाना है, उसको कैसा करना है आपको, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे यूरिया। ओके, जैसा सेम यूरिकोटेलिज्म, यहां पे यूरिया आएगा। ग्वानोटेलिज्म, यहां पे ग्वानाइन आ जाएगा। अपने आप डेफिनेशंस बन रहे, इसलिए आपको ये मेन जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपको सभी के सभी टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के डेफिनेशन अपने आप आ जाएंगे। इसलिए माइंड में पहला सेट करना चाहिए कि क्या सेट करना चाहिए, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी। इतना आप पहले सेट करो, फिर बाद में इसके अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानाइन, इतने ही करना है। क्रिएटिनाइन का तो टाइप ही नहीं है, क्रिएटिनाइन भी है मगर वो थोड़ा रेयरली अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो है मगर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ओके, अभी ये हो गया अमोनिया का, अमोनोटेलिज्म का डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमोनोटेलिज्म ये एक्सक्रीशन का टाइप करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, ऑर्गेनिजम्स ऑफ अमोनोटेलिज्म is called as अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिज्म करने वाले अमोनोटेलिक। ऐसा ही आगे ये सेम कंसेप्ट रिपीट हो जाएंगे, जैसे कि यूरियोटेलिज्म करने वाले यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिज्म करने वाले हैं यूरिकोटेलिक, ग्वानोटेलिज्म करने वाले हैं ग्वानोटेलिक। सेम कंसेप्ट, इधर ही आपको सिर्फ वर्डिंग का थोड़ा चेंज करना है। उसके बाद
मैंने आपको 4 अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मेजर बताया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटानाइन और ग्वानाइन। अमोनिया, यूरिया 5 बताया, ओके। अमोनिया 1, यूरिया 2, यूरिक एसिड 3, क्रिएटानाइन 4 और ग्वानाइन 5। इन सभी अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, इसलिए अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस। नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस मतलब सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया रहता है। इसके कैरेक्टर्स क्या है फिर अमोनिया के अंदर के? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अमोनिया इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। जितने भी अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है उनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस कौन सा? क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर अमोनिया लिखिए। ओके, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अमोनिया, molecular weight of the ammonia is high as compared to other nitrogenous waste substances. Other nitrogenous वेस्ट सब्सटेंसेस। ओके, दूसरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता हूं, एक्सप्लेन अमोनोटेलिज्म विथ सुटेबल एग्जांपल्स। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो अमोनोटेलिज्म ये क्या है और इस अमोनिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, कौन से एग्जाम्पल्स अमोनोटेलिज्म में आते हैं, ये आपको यहां इस आर्टिकल में राइट करना इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया अगर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना है तो इसको एज कंपेयर टू अदर नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस अमोनिया को बहुत पानी लगता है। ओके, to excrete the ammonia outside the body requires more amount of water. Okay, it requires, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहने की वजह से बॉडी के बाहर निकालने के लिए इसको ज्यादा पानी लगता है। इट रिक्वायर्स मोर वाटर to eliminate outside the body। एग्जाम्पल्स कौन से है अमोनोटेलिक एनिमल्स के? इसके एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल aquatic invertebrates। क्लासिफिकेशन में वर्टिब्रेट एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। इसमें कौन से एनिमल्स इनवर्टिब्रेट में आते हैं आपको पता चल जाएगा। सब मेजर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स एक्वेटिक है, वो पानी में ही रहते हैं। जो पानी में रहते हैं उनको पानी की किल्लत नहीं है, बहुत सारा पानी ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, इसलिए उनके बॉडी में से अमोनिया जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो आसानी से रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्वेटिक है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस भी या फिश भी, फिश का लॉन्ग फॉर्म फिश है, फिश
ओके, ये हो गया अमोनोटेलिज्म का डिस्क्रिप्शन। आपको इतना डिस्क्रिप्शन अमोनोटेलिज्म में राइट करना है, ये एक टाइप हो गया। ओके, अभी आगे जाके देखेंगे एक्सक्रीशन का दूसरा टाइप कौन सा है। सेकंड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिवोटेलिज्म देखेंगे हम यूरिवोटेलिज्म। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि यूरिवोटेलिज्म यूरिकोटेलिज्म अलग अलग टर्म्स हैं, ये यूरिवो और यूरिको। अभी हम देखने वाले यूरिवोटेलिज्म, UREOTELISM, यूरिवोटेलिज्म। सेम डेफिनेशन वही मेथड से आपको बनाना है। यहां डेफिनेशन लिखता हूं मैं, दी प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड elimination of unwanted nitrogenous substances in the form of यूरिया। ये वर्ड बदल दिया मैंने अभी यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरिवोटेलिज्म। मैंने चेंजेस क्या कहां कर दिया, ये कि यूरिया का चेंज कर दिया है और यहां पे यूरिवोटेलिज्म बोला है मैंने। ओके, दिस इज व्हाट इट इज द डेफिनेशन ऑफ यूरिवोटेलिज्म। इसके पॉइंट्स क्या है हम देखेंगे। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ यूरिवोटेलिज्म आर कॉल्ड एज यूरिवोटेलिक। ओके, ऑर्गेनिजम्स are called as यूरिवोटेलिक। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द यूरिया इज लेस देन अमोनिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया से कम रहता है, इसलिए एज कंपेयर टू अमोनिया यूरिया बाहर निकालने के लिए पानी थोड़ा कम ही लगेगा। ओके, पानी कम लगेगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर जिसका बहुत ज्यादा है तो उसको पानी ज्यादा लगता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होते जा रहा है, पानी भी कम लगेगा। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया is less than ammonia, okay, hence it requires less water as compared to ammonia, hence requires less water as compared to ammonia.
टॉक्सिसिटी उसकी थोड़ी कम है अमोनिया से, इसलिए अभी इसके अंदर जो भी यूरियोटेलिक एनिमल्स वो कौन है, एग्जांपल्स देना है आपको। एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर दे रहा हूं ह्यूमन बींग्स, ओके। सम मैमल्स, ये दो एग्जांपल्स इसके अंदर आपको राइट करना है। ये दूसरा टाइप हो गया। अभी थर्ड टाइप की तरफ हम जाएंगे, यूरिकोटेलिज्म। मतलब आपको ये आपको अंडरस्टैंड हुआ हो सकता है कि मैं थोड़े माइनर चेंजेस हर आर्टिकल के अंदर कर रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसके अंदर के जो है वो उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। हम जाएंगे अभी यूरिकोटेलिज्म की तरफ। यूरिकोटेलिज्म, URICOTELISM, यूरिकोटेलिज्म। वही डेफिनेशन है, यूरिक एसिड का नाम उसके अंदर सेट करना है। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ collection, separation and elimination of unwanted nitrogenous substance or substances in the form of uric acid, is called as यूरिकोटेलिज्म। चेंजेस कहाँ है, यहाँ पे मैं थोड़ा मार्किंग करता हूँ। यूरिक एसिड इलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, और इसके टाइप का नाम भी बदल गया, यूरिकोटेलिज्म। अब यूरिक एसिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये देखेंगे हम। सेकंड वाला पॉइंट, यूरिक एसिड अमोनिया से लिस्ट टॉक्सिक है। लिस्ट बोल रहा हूं मैं, लिस्ट मीन्स कम से कम, ओके। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक than ammonia, इसलिए इसको बहुत कम पानी लगेगा। hence it requires least water to excrete। सिंपल पॉइंट है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स में इसके अंदर आपको बढ़िया एग्जाम्पल्स देता हूं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 10th को भी चैप्टर है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिकोटेलिक एनिमल?
एक 4 एनिमल्स की लिस्ट दी जाती है, उसके अंदर का आपको यूरिकोटेलिक एनिमल कौन सा है फाइंड आउट करना है। अब बर्ड्स के अंदर कोई कौन सा भी, जितने बर्ड्स है सभी के सभी यूरिकोटेलिक है। 99% रेप्टाइल्स जो है वो यूरिकोटेलिक है। जितने स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। बर्ड्स के अंदर सभी के सभी बर्ड्स यूरिक एसिड का इलिमिनेशन एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस करते हैं। ये हुए 3 टाइप्स इसके। थर्ड टाइप वी हैव completed here, and fourth and last one is remaining, that will be explained here. That will be explained here. Last one, fourth number, guanotelism, guanotelism, guanotelism। वही डेफिनेशन बनेगा इसका, सेम डेफिनेशन। The process of collection, separation and elimination of unwanted nitrogenous substances in the form of guanine, GUANINE। ये नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस का नाम है। इज कॉल्ड एज guanotelism। ओके, क्या चेंजेस किया है मैंने यहाँ पे, और एक बार अंडरलाइन करता हूं। इन द फॉर्म ऑफ ग्वानाइन, एंड इसका जो नाम है टाइप का guanotelism, ये 2 चेंजेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ग्वानाइन के क्या कैरेक्टर्स है। As compared to ammonia, the guanine is non-toxic। मैंने कैसे वर्डिंग इस्तेमाल किया है, देखो, हाईली टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। लेस टॉक्सिक यूरिया। लिस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। और नॉन टॉक्सिक ग्वानाइन। ये इतने सिर्फ वर्ड्स के प्रयोग मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड से किया है, उनके प्रॉपर्टी के अनुसार मैंने ये सब किया है। ओके, guanine is non-toxic nitrogenous waste substance, as compared to ammonia। ओके, उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स guanotelism करते हैं उनको guanotelic बोलेंगे हम। ऑर्गेनिजम्स ऑफ
guanotalism are called as guanotalic। एग्जाम्पल्स कौन से है इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल्स है स्पाइडर, वो जो ऊपर हमारे घर के अंदर कॉर्नर में ऐसा जाल बिछाते हैं, नेट्स तैयार करते, स्पाइडर्स। इसको मकड़ी भी बोलते बहुत सारे लोग। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बिच्छू। ये दो एग्जाम्पल्स इसके अंदर दे रहा हूं मैं। तो चारों के चार टाइप्स जितने भी है उतने स्टेप वाइज आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ जाएंगे हम। आसान है वो भी। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंसंट्रेशन देके लेक्चर्स वीडियो देख के अटेंड कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और जो स्टूडेंट्स कुछ लेक्चर्स को मिस कर रहे हैं, वो उनका लिंक नहीं लगेगा, फिर लिंक उनका टूट जाएगा। कैसा ये चैप्टर लिंक्ड है, जैसे कि ABCD का झड़ तक कैसा लिंक है, बीच वाले अगर कोई अल्फ़ाबेट्स चले जाते तो वो ABCD नहीं बन सकती। ऐसा ही यहाँ पे ये लिंक्ड आर्टिकल्स है सब के सब। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लेक्चर्स बढ़िया अटेंड करो, सबके सब पॉइंट्स माइंड में सेट करो। जाएंगे हम अभी। बड़ा आर्टिकल है थोड़ा, जितना होता है उतना आर्टिकल इस लेक्चर में, जो रिमेनिंग रहेगा वो दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एग्जाम के अंदर 3 मार्क के लिए मैं ये डायग्राम पूछता हूँ, स्केच एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये डायग्राम आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आसान डायग्राम है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। ये एक किडनी है हमारा, इसके अंदर थोड़ा गैप रखिए। थोड़ा गैप मतलब ये इतना एक गैप तो रखना चाहिए अंदर। ये दूसरा किडनी है हमारा, और ये किडनी थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना चाहिए। ये अभी बोर्ड ऐसा है, ये वाला साइड मेरा ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, और ये वाला जो साइड है यहाँ का ये राइट है। मतलब ये किडनी लेफ्ट है और ये राइट है। ये लेफ्ट किडनी थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना चाहिए। ये होने के बाद इसका एक पार्ट ड्रॉ करूंगा मैं, और एक ये ऐसा यूरेटर रहता है, इसको लाइक दिस। ये इधर से और एक यूरेटर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। 2 किडनीज 2 यूरेटर ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये होने के बाद यहाँ पे मैं यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ करूंगा अभी। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये ऐसा बैग के जैसा रहता है। लाइक दिस। ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो डायग्राम है, ये ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से जाता है। तो बैक साइड से आपको कैसा दिखाना है, इसको डॉट 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 करना है ऐसा, लाइक दिस। और इसका ओपनिंग यहाँ करना है, इधर भी ऐसा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बैक साइड से ट्यूब आ गया है। बैक साइड से दिखाने के लिए बायो में हम ऐसा करते हैं, मतलब डॉर्सल साइड से अंदर घुसा हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर एक ग्लैंड रहती है, या एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करो। दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। Here also one, there is adrenal gland. This is the adrenal gland. ये होने के बाद यहाँ पे एक वेन और आर्टरी ड्रॉ करना है आपको। मैं पहले यहाँ पे एक आर्टरी ड्रॉ करूंगा रेड कलर में। दिस इज द आर्टरी, इसका नाम रहेगा रेनल आर्टरी। और इसके बाजू में एक वेन निकालूंगा मैं, वेन। वेन ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी, ये ऐसा आना चाहिए इधर। लाइक दिस। इसका जो ट्यूब है इधर से भी आपको दिखेगा। इधर भी आपको ये दिखेगा। सेम ऐसा ही इसका भी इधर दिखेगा ऐसा। लाइक दिस। तो ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गई यहाँ पे। इसके लेबलिंग्स क्या है, मैं लेबलिंग्स देता हूं पहले। दिस इज एड्रेनल ग्लैंड, adrenal gland. This one is a left kidney. This one is a left ureter. This one is opening of ureter. Opening of ureter. ऐसा इधर राइट किडनी,
राइट किडनी, ये जो है इधर एक लेबलिंग देता हूं मैं, रेनल वेन, और इसका इधर लेबलिंग देता हूं, रेनल आर्टरी. This one is a urinary bladder. And this one is urethra. Figure human excretory system. This is what it is, the detailed diagram of human excretory system. The further concept description of this system will be continued in next lecture, in next video. Till then, see you again. Have a nice time.